Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 6, right? And I hope कि आपने अच्छे से उस chapter को revise कर लिया होगा, अच्छे से learn कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 7, and the title of the chapter is the making of regional cultures, right? सो आज के हमारे लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं, चलिए उसको देख लेते हैं. सो बच्चों, आज की क्लास में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हिस्टोरिकल पीरियड्स कौन से थे और उनके इम्पैक्ट क्या क्या रहे हैं रीजनल लैंग्वेज पे और डेवलपमेंट पे. फिर हम देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे क्या रोल होता है रिलीजन का एंड लोकल बिलीव्स का इन शेपिंग कल्चर आइडेंटिटीज. फिर हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है क्लासिकल एंड फोक आर्ट का इन इंडियन कल्चर. देन हम एनालाइज करेंगे कि इन्फ्लुएंस कैसे होता है पॉलिटिकल चेंजेस का ऑन दी कल्चर प्रैक्टिसेस. देन हम अप्रिशिएट करेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स अक्रॉस डिफरेंट इंडियन रीजन्स. तो इन सारे ही टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं. सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरैक्टिव की. सो इंटरैक्टिव में आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया. अब हमें पता है कि इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स है, राइट? तो आप मुझे बताएंगे पहले कि इंडिया में कितने स्टेट्स होते हैं. सो बच्चों, हमारे इंडिया में है 28 स्टेट्स, राइट? सो और 28 स्टेट्स में अगर हम देखें तो उनके जो लैंग्वेजेस हैं वो भी डिफरेंट है. सो आपको पूछा है कैन यू लिस्ट सम स्टेट एंड देयर एसोसिएटेड लैंग्वेजेस. क्या आप कुछ स्टेट के नाम बता सकते हो और वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जा सकती है, आप वो क्या बता सकते हैं. एंड ऑल्सो आपको कंसिडर करना है कि कौन से टाइप का फूड वहाँ पे खाया जाता है, कैसी क्लोथिंग होती है और कल्चरल एक्टिविटीज जैसे कि डांस कौन सा फेमस है, म्यूजिक कौन सा फेमस है, दैट आर यूनिक टू ईच रीजन, आपको ये बताना है. हाउ डू यू थिंक दीज रीजनल आइडेंटिटीज हैव डेवलप्ड ओवर टाइम, आपको ये भी बताना है. सो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ सो दैट कि आपके लिए इजी हो जाए. आपसे सबसे पहले स्टेट पूछा गया है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं असम को, राइट? तो असम क्या है, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जो कि 7 सिस्टर्स में भी आता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. तो बच्चों, अगर आप असम की बात करोगे तो असम में अगर हम लैंग्वेज को देखते हैं तो असम के लोग असमीज बोलते हैं. अगर हम फूड की बात करें तो वहाँ पे राइस को अच्छे से ग्रो किया जाता है. असम में बहुत सारे टी के क्या है बच्चों, टी के गार्डन्स भी हैं. उसके अलावा अगर हम डांस फॉर्म की बात करें तो असम में बिहू डांस फॉर्म क्या है, कल्चरल डांस फॉर्म है. आपको ऐसे ही क्या करना है, डिफरेंट स्टेट्स बताने हैं और आपको बताना है कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वहाँ पे कौन से टाइप का फूड खाया जाता है, कौन सी कल्चरल ड्रेस है, वहाँ का कल्चरल डांस कौन सा है, म्यूजिक कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है. और आपको ये भी बताना है कि ये जो रीजनल आइडेंटिटीज हैं वो कैसे डेवलप हुई है विद ओवर टाइम, राइट? So I hope कि आप इसको complete करेंगे. Now coming to our very first topic, which is the Chair and the development of Malayalam. So the Chair kingdom established in 9th century. तो बच्चों, Chair kingdom कब establish हुआ था, वो हुआ था 9th century में in the present day केरला. और present day में अगर हम बात करें तो हम उसको केरला जगह से भी जानते हैं. It played a very significant role in developing Malayalam language. और बच्चों, जो किंगडम था इसने बहुत ही ज्यादा क्या किया है, एक सिग्निफिकेंट रोल को प्ले किया है किस चीज में, मलयालम लैंग्वेज को डेवलप होने में. द रूलर्स यूज्ड मलयालम्स इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. जितने भी रूलर्स हुआ करते थे वो मलयालम लैंग्वेज का यूज करते थे अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लिखने के लिए. एंड मेकिंग इट वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल लैंग्वेज जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जाता है. लेकिन इसका जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आया था, वो आया था संस्कृत ट्रेडिशन से. एंड दे ऑल्सो क्रिएटेड अ वेरी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी. और उन्होंने अपनी बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग एक कल्चरल आइडेंटिटी को भी क्या कर दिया था, क्रिएट कर दिया था. द टेम्पल थिएटर इन केरला विच ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसने क्या किया है, इसने अडेप्ट किया है स्टोरीज को फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स. अर्ली मलयालम लिटरेचर फ्रॉम अराउंड 12th century अगर हम देखें तो इट वॉज वेरी हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत एज वेल. इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो 4th century टेक्स्ट ऑन दी ग्रामर एंड पोएट्री, ये कंबाइन किया गया है संस्कृत और मलयालम को, और जो कि शोकेस करता है द ब्लेंड ऑफ लैंग्वेजेस ड्यूरिंग दैट एरा, कि कैसे उस एरा में हमें ब्लेंड ऑफ लैंग्वेज देखने को मिला, कैसे संस्कृत और मलयालम का ब्लेंड हमें देखने को मिला है. नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है. ये पिक्चर किसकी है, अर्ली केरला इंस्क्रिप्शंस की है जो कि कंपोज हुए हैं मलयालम में.
नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, राइट। सो इन सम एरियाज अगर हम देखें तो जो लोकल कल्चर है वो डेवलप हुआ है अराउंड द रिलीजियस बिलीफ। नाउ अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ा एक एग्जाम्पल है जो कि जगन्नाथ कल्ट का है इन दी पूरी उड़ीसा, राइट। उड़ीसा को आज के टाइम पे हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। एंड द जगन्नाथ डीटी मीनिंग द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड। तो बच्चों जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? पूरे वर्ल्ड का लॉर्ड। अनदर नेम जो कि विष्णु के लिए, राइट। लॉर्ड विष्णु को ही हम जगन्नाथ के नाम से जानते हैं या फिर लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। इनकी बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्ट्री रही है। इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो जो लोकल ट्राइब है, लोकल ट्राइब ऑफ पीपल स्टिल मेक दी वुडन इमेजेस ऑफ द डीटी। वो आज के टाइम पे भी क्या करते हैं? वुडन इमेजेस बनाते हैं भगवान की एंड हिंट देते हैं दैट जगन्नाथ वाज ओरिजिनली अ लोकल गॉड। और वो क्या बोलते हैं कि जो लॉर्ड जगन्नाथ है वो उनके लोकल गॉड थे। बट ओवर टाइम क्या हुआ कि ये जो लोकल गॉड हैं उनको लिंक कर दिया गया हिंदू गॉड के साथ, हिंदू गॉड विष्णु के साथ। और वो शो करता है हाउ लोकल बिलीव्स मर्ज विद दी ब्रॉडर रिलीजियस ट्रेडिशंस। तो बच्चों इससे आपको एग्जाम्पल पता चलता है कि कैसे जो लोकल बिलीव्स है, राइट, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में माने जा रहे थे, वो बिलीव्स कैसे क्या हो गए, कैसे मर्ज हो गए आपके ब्रॉडर रिलीजियस ट्रेडिशंस के साथ। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया था कि जो जगन्नाथ थे वो लोकल गॉड थे, लेकिन बाद में उनको लिंक कर दिया गया हिंदू गॉड विष्णु के साथ, राइट। नाउ इन द 12th century किंग नेम अनंतवर्मन बिल्ट अ टेम्पल इन पुरी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक टेम्पल को बिल्ड किया पुरी में फॉर द गॉड जगन्नाथ। लेटर इन 1230 एडी जो किंग अनग्न भीमा थर्ड वेंट अ स्टेप फर्दर, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एंटायर किंगडम ही डेडिकेट कर दिया लॉर्ड जगन्नाथ को। और उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि वो कौन है? वो है गॉड के रिप्रेजेंटेटिव। एज द टेम्पल बिकम अ वेरी मेजर पिलग्रिमेज साइट, इट इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड बियॉन्ड द रिलीजन टू सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। और हमें क्या देखने को मिला कि ये जो टेम्पल था वो बहुत ही अच्छा क्या बन गया? एक पिलग्रिमेज साइट बन गया। और इसने इन्फ्लुएंस किया बहुत सारे किसको बच्चों? रिलीजन को एंड सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स को। Whoever conquered Orissa, including Mughals, Marathas or British, they tried to control the temple to gain acceptance from the local people. They believed that having the temple support would legitimate their rule. तो बच्चों उन्होंने क्या किया? जितने भी मुगल थे, मराठा थे, चाहे ब्रिटिश थे, उन्होंने काफी ज्यादा ट्राई किया कि वो कंट्रोल कर पाए टेम्पल को, ताकि वो क्या कर पाए? एक्सेप्टेंस को गेन कर पाए फ्रॉम द लोकल पीपल। एंड उन्होंने बिलीव भी किया कि अगर टेम्पल का सपोर्ट होगा तभी वो अपना राज चला सकते हैं, रूल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द राजपूत एंड द ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। सो इन द 19th century the British called the region that is now as Rajasthan as Rajputana। तो बच्चों ब्रिटिश उस टाइम पे 19th century में राजस्थान को राजपुताना के नाम से जानते थे, suggesting it was mainly inhabited by the Rajput. However, अगर हम देखें while Rajput did live there, राजपूत वहाँ पे रहे भी हैं और अदर जो ग्रुप्स के लोग हैं वो भी वहाँ पे रहे हैं, उन्होंने भी उस एरिया को इनहिबिट किया है। Despite this, जो राजपूत होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल या फिर सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करते हैं इन शेपिंग राजस्थान यूनिक कल्चर which was closely tied to the values of its rulers. फ्रॉम 8th century, अगर हम 8th century से देखते हैं तो बहुत सारे राजपूत फैमिलीज थे जिन्होंने रूल किया है अपने रीजन में। एंड उनकी जो स्टोरीज हैं हीरोइज्म की एंड ब्रेवरी की, वो भी पास डाउन हुई है थ्रू पोएम्स एंड सॉन्ग्स एंड मिन्स्ट्रेल्स, राइट। दी स्टोरी सेलिब्रेटेड हीरोज। ये जो स्टोरीज हैं वो किसको सेलिब्रेट करती है? वो हीरोज को सेलिब्रेट करती हैं जिन्होंने बहुत ही वायलेंटली क्या किया है? लड़ाई की है, इवन इफ इट मेंट डेथ, चाहे वो मौत का सामना ही क्यों ना करना पड़े। एंड उन्होंने इंस्पायर किया है अदर्स को ताकि वो इसी एग्जाम्पल को आगे फॉलो भी करे। जो वुमेन है वो भी ओकेजनली अपीयर्ड हुई है इन स्टोरीज में, ऑफन एज डिवोटेड वाइव्स, जो कि सेक्रीफाइस करती थी अपनी लाइफ को फॉर देयर हस्बैंड। नाउ ये जो टेल्स है आपके हीरोइज्म के एंड लॉयल्टी के, दे वर मेंट टू इंस्पायर। इसका मतलब क्या है? ये जो स्टोरीज है वो हमें इंस्पायर करने के लिए है, बट ऑल्सो केम एट अ ग्रेट कॉस्ट एज दोज हु फॉलोड दिस आइडल ऑफन लॉस्ट देयर लाइफ। अब बच्चों ये जो स्टोरीज है वो हमें इंस्पायर तो करती है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ही ग्रेट कॉस्ट पे हमें ये चीज देखने को मिली, क्योंकि जो भी इस आइडल को फॉलो करते थे उनको अपनी जान देनी पड़ी। Now coming to beyond regional frontiers, the story of Kathak.
राइट। सो कथक क्या है बच्चों? कथक आपको पता होगा एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, राइट। और कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का। इसकी अपनी बहुत रिच हिस्ट्री है जो कि स्पैन हुई है अक्रॉस द रीजन्स। द नेम कथक, ये किससे आया है? ये वर्ड कथा से आया है जिसका मतलब होता है स्टोरी। इनिशियली जो कथक है उसको परफॉर्म किया जाता था स्टोरी टेलर्स में इन टेम्पल्स हु यूज्ड टू जेस्चर्स एंड सॉन्ग्स टू नरेट टेल्स, जो कि क्या किया करती थी? जो कि जेस्चर्स के थ्रू क्या करते थे? नरेट किया करते थे टेल्स को या फिर स्टोरीज को। एज द भक्ति मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट स्प्रेड होना चालू हुआ तो जो कथक है वो भी इवॉल्व हो गया डिस्टिंक्ट डांस फॉर्म में इन 15 to 16 centuries. Now it was influenced by folk plays and patronage of Mughal empires who helped shape its unique style. तो बच्चों बाद में हमें क्या देखने को मिला कि इसको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया गया किससे बच्चों? फोक प्लेस से एंड पैट्रोनेज ऑफ मुगल एम्पायर से, जिन्होंने भी हेल्प किया कि एक यूनिक स्टाइल इसका बन पाए। ओवर द टाइम जो कथक है वो डेवलप हो गया इनटू टू मेन ट्रेडिशंस। एक आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में एंड अदर इन लखनऊ। इट बिकम अ प्रोमिनेंट आर्ट फॉर्म, ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट आर्ट फॉर्म बन गया जिसने एम्फोसाइज किया इंटीग्रेट फुटवर्क को एंड इलेबोरेटेड कॉस्ट्यूम्स भी हमें देखने को मिले और स्टोरी टेलिंग भी इसके साथ जुड़ गई। Despite being frowned upon by the British administrators, Kathak survived and was later recognized as one of the India's 6 classical dance forms after independence. तो बच्चों ब्रिटिश लोगों ने काफी कोशिश करी कि वो क्या कर दे, वो इनको बंद करा दे, लेकिन जो कथक है उसने सरवाइव किया और बाद में इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया कि वो इंडिया के 6 क्लासिकल डांस फॉर्म में से एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। टुडे इट इज सेलिब्रेटेड, आज के टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है अक्रॉस वेरियस रीजन्स, जिसमें इंक्लूड है आपके पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड बिहार एंड मध्य प्रदेश, राइट। नाउ कमिंग टू क्लासिकल डांसेस। सो व्हाट मेक अ डांस फॉर्म क्लासिकल? बच्चों ऐसी कौन सी चीज होती है जो कि किसी भी डांस फॉर्म को क्लासिकल बना देती है? इट इज बिकॉज इट्स अबाउट रिलीजन, क्योंकि ये किससे रिलेटेड होता है? ये रिलीजन से रिलेटेड होता है और इसमें रिक्वायर होता है बहुत ही सारी स्किल्स एंड ट्रेनिंग और फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स, राइट। दीज आर क्वेश्चंस टू कंसिडर। अब बच्चों ये जो क्वेश्चंस है वो हमें कंसिडर भी करने चाहिए एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट some folk dances also have similar qualities to classical dances। और हमें ये चीज भी रिमेंबर करनी चाहिए कि कुछ फोक डांसेस ऐसे भी होते हैं जिनकी क्वालिटीज काफी ज्यादा सिमिलर होती है आपके क्लासिकल डांस से। सो जो टर्म है क्लासिकल उसका हमेशा ही मतलब ये नहीं होता कि वो सुपीरियर है, राइट। सो करंटली जो फॉलोइंग डांस है उनको कंसिडर किया जाता है द क्लासिकल, राइट। तो हम देख लेते हैं जैसे कि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म है, कथकली जो कि केरला का है, ओडिसी जो कि उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है एंड मणिपुरी जो कि मणिपुर का है। नाउ ये जो लेबल्स हैं वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं बट दे शुडंट इम्प्लाई दैट वन टाइप ऑफ डांस इज बेटर देन अनदर। अब बच्चों हमें ये नहीं करना है कि आप क्या बोलोगे कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम ज्यादा अच्छा है कथकली नहीं है, हमें नहीं कर सकते, क्योंकि क्लासिकल का मतलब ही क्या है कि ये अपने में ही एक यूनिक क्वालिटी को एक्वायर करते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू पेंटिंग फॉर पैटर्न्स। सो मिनिएचर पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो कि इन्वॉल्व करते हैं क्या क्या चीजें होती है इसमें? क्रिएट करते हैं स्मॉल डिटेल पेंटिंग्स को ऑन द क्लॉथ, ऑन द पेपर और अदर मटेरियल्स। अब बच्चों ये जो आर्ट फॉर्म है वो डेवलप हुआ है बहुत ही डिफरेंट फॉर्म्स में ओवर टाइम एंड इनिशियली जो मिनिएचर्स होते थे उनको हम यूज करते थे ताकि हम इलस्ट्रेट कर पाए रिलीजियस टेक्स्ट को एंड वर ऑफन एक्सचेंज एज गिफ्ट अमंग दी वेल्दी। मतलब जो लोग वेल्दी होते थे, जो रिच होते थे, वो इसको एज अ गिफ्ट भी एक्सचेंज किया करते थे। ड्यूरिंग मुगल एम्पायर अगर हम देखें तो जो जितने भी मिनिएचर पेंटर्स थे उन्होंने क्रिएट किया है बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट को एंड उन्होंने शोकेस भी किया है कोर्ट की लाइफ कैसी थी, बैटल्स कैसे लड़े गए, सोशल सेंस कैसे थे। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, जैसे जैसे मुगल एम्पायर क्या होने लग गया बच्चों? डिक्लाइन होने लग गया, तो तब क्या हुआ? जितने भी आर्टिस्ट थे वो वापस कहाँ चले गए? रीजनल कोर्ट्स में, और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया लोकल आर्ट स्टाइल्स को। उसके अलावा उन्होंने कंटिन्यू रखा कि वो पेंट करेंगे पोर्ट्रेट्स को, कोर्ट के सीन्स को एंड माइथोलॉजिकल थीम्स को। इन द हिमालयन फुट हिल्स बहुत ही यूनिक स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है जिसको हम पशोली के नाम से जानते हैं, वो इमर्ज हुआ। लेटर द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग उन्होंने भी डेवलप किया, बहुत ही सारे कैरेक्टराइज बाय सॉफ्ट कलर्स एंड
native themes, right? While miniature paintings were प्रिजर्व इन पैलेसेस, जितने भी मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं उनको हम प्रिजर्व करते हैं पैलेसेस में। एंड जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं आर्ट को ऑन एवरीडे ऑब्जेक्ट, जैसे कि पॉट, वॉल्स एंड क्लोथ। अब ये जो आर्ट वर्क होते हैं दो नॉट ऑलवेज प्रिजर्व, इनको हमेशा ही प्रिजर्व करके नहीं रखा जाता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते थे उस टाइम पे ट्रेडिशन के, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मिनिएचर पेंटिंग है जिसमें आपको क्या दिखाया गया है, अकबर इन ओल्ड एज रेस्टिंग विद द अटेंडेंट्स इन अ पैलेस गार्डन। तो आप देख सकते हैं। Now coming to our next topic, जो कि है a closer look Bengal, right? So a Bengali language is fascinating history. अब जो ये लैंग्वेज है बंगाली, उसकी काफी फैसिनेटिंग हिस्ट्री रही है। कैसे? इनिशियली जो पीपल होते थे बंगाल के, वो संस्कृत नहीं बोला करते थे या फिर बंगाली भी नहीं बोला करते थे। इंस्टेड वो क्या बोलते थे, वो लोकल लैंग्वेजेस को बोला करते थे। ओवर द टाइम हुआ क्या कि जो बंगाली है वो इमर्ज हुआ एज अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, और इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय trade with Magad, which means South Bihar, from the 4th to 3rd century CE। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया संस्कृत को। गुप्ता रूलर सेटलिंग ब्राह्मण्स इन दी नॉर्थ बंगाल, स्ट्रेंथनिंग संस्कृत इन्फ्लुएंस। उसके अलावा चाइनीज ट्रैवलर जुआनजैंग नॉथिंग संस्कृत रिलेटेड लैंग्वेजेस इन द बंगाल इन 7th century, पाल किंगडम इन 8th century एंड सुल्तान रूल 14 to 16 centuries। वो क्या कर रहे थे, वो शेप कर रहे थे लैंग्वेज को। मुगल कॉन्क्वेस्ट 1586 एंड द पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इन्फ्लुएंस बंगाली। तो ये सारे क्या थे, ये सारे आपके पॉइंट्स है जिसकी वजह से जो लैंग्वेज है वो इन्फ्लुएंस हुआ। बंगाली इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत। अब बच्चों ये इवॉल्व किससे हुआ है, ये इवॉल्व हुआ है संस्कृत से, एंड इसने इनकॉर्पोरेट किया है नॉन संस्कृत वर्ड्स को फ्रॉम द ट्राइबल लैंग्वेजेस। जो पर्शियन है, यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, वो इनके क्या है बच्चों, यहाँ से इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। अर्ली बंगाली लिटरेचर इंक्लूड्स। अब बच्चों जो भी अर्ली बंगाली लिटरेचर है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं संस्कृत इंस्पायर्ड वर्क, मतलब कि ट्रांसलेशंस, एपिक्स एंड भक्ति लिटरेचर। उसके अलावा इंडिपेंडेंट वर्क भी है जैसे कि नथ लिटरेचर, फोक टेल्स एंड बलदास। उसके अलावा पॉपुलर है बहुत ज्यादा ये ईस्टर्न बंगाल में, वेयर जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस है वो वीकर था उस टाइम पे। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, आप देख भी सकते हो, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये बहुत ही रेयर पेज है फ्रॉम एन एंशिएंट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ बंगाली वर्जन ऑफ रामायण। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट रिवर्ड हिंदू एपिक्स है रामायण, जो कि शोकेस कर रहा है कि कैसे अर्लीस्ट रिटन लिखा गया था फ्रॉम द बंगाली लैंग्वेज, एंड इट इज वेरी रिच लिटरेरी हेरिटेज। नाउ कमिंग टू पीर्स एंड टेम्पल्स। सो इन 16th century जो लोग थे वो मूव होना स्टार्ट हो गए फ्रॉम वेस्टर्न बंगाल टू ईस्टर्न बंगाल। अब ऐसा क्यों हुआ, और वो क्लियर कर रहे थे फॉरेस्ट को एंड स्टार्ट कर रहे थे वो नए नए फार्म्स को। जैसे ही वो सेटल हुए वो मर्ज हो गए लोकल कम्युनिटीज के साथ एंड उन्हें एस्टैब्लिश कर दिए नए नए विलेजेस को। ड्यूरिंग दिस टाइम हुआ क्या कि जो मुगल एम्पायर है उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया था बंगाल के ऊपर, एंड जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या किया, बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया मॉस्क को, एंड वो क्या बन गए, वो सेंटर ऑफ रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन बन गए। द अर्ली सेटलर्स sought guidance and protection from community leaders, जिनको हम पीर बोला करते थे, and who were respected for their wisdom। और बच्चों उनको रिस्पेक्ट किया जाता था उनकी विजडम के लिए, उनकी टीचिंग के लिए, स्पिरिचुअल पावर्स के लिए। एंड जो पीर होते थे, पीर कुड भी संत हो सकते थे, टीचर हो सकते थे, और इवन डिफाइंड सोल्जर्स भी होते थे, एंड जो उनके श्रीन्स होते थे दे बिकम वेरी कॉमन इन बंगाल। अराउंड द सेम टाइम जो टेम्पल्स हैं उनको भी बिल्ड किया गया बहुत ही लार्ज नंबर्स में, स्पेशली कब बच्चों, लेट 15th century to 19th century में these temples were often constructed by local communities। अब बच्चों जो टेम्पल थे, जो मंदिर थे, वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, वो कंस्ट्रक्ट किया था लोकल कम्युनिटीज में, जिसमें इंक्लूड होते थे लोअर सोशल ग्रुप्स जो कि गेन करते थे वेल्थ को और स्टेटस को थ्रू द ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज। जैसे ही उनका स्टेटस इंप्रूव हुआ उन्होंने बिल्ड कर दिया टेम्पल्स को ताकि वो शोकेस कर पाए अपनी प्रोस्पेरिटी को और पेटी को, राइट। टेम्पल्स वर बिल्ट इन अ यूनिक बंगाली स्टाइल। अब जितने भी टेम्पल्स हुआ करते थे उनको बहुत ही यूनिक एक
बंगाली स्टाइल में बिल्ड किया जाता था, जो कि इंस्पायर होते थे बाय द ट्रेडिशनल थैच्ड हट्स एंड दे फीचर्ड कर्व रूफ। उनकी जो रूफ होती थी वो कर्व्ड होती थी एंड वो ऑर्नेट करते थे डेकोरेशंस को एंड पेंटिंग्स को। सम टेम्पल्स लाइक दिस इन विष्णुपुर, तो बच्चों आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? विष्णुपुर में देखने को मिलते हैं, वो जो कि बहुत ज्यादा फेमस बन गया है अपने एक्सेप्शनल आर्टिस्ट्री के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पेंटिंग किसकी है बच्चों? विष्णुपुर की है और ये टेराकोटा प्लेक है फ्रॉम दी श्याम राया टेम्पल इन विष्णुपुर, राइट। और वो डिपिक्ट किसको कर रहा है? कृष्णा को डिपिक्ट कर रहा है, जो कि सराउंडेड बाय दी गोपीज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कृष्णा है, लॉर्ड कृष्णा के सराउंड क्या है? गोपीज है बहुत सारे, राइट। और वो शोकेस कर रहे हैं आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को ऑफ बंगाली टेम्पल आर्ट। Now coming to our last topic, which is fish as food, right? So in Bengal अगर हम देखें, a region with many rivers, fish and rice are the plentiful and have become staple food। अब बंगाल के आसपास क्या है? बंगाल एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको रिवर्स देखने को मिलती हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे फिश और राइस सबसे ज्यादा खाया जाता है और प्लेंटीफुल अमाउंट में प्रेजेंट भी होता है। नाउ फिशिंग हैज लॉन्ग बीन एन इम्पॉर्टेंट जॉब, फिशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब बन चुकी थी एंड जो फिश है उसको ऑफन मेंशन किया जाता था बंगाली लिटरेचर में एंड उसको डिपिक्ट भी करते थे टेम्पल आर्ट में। इवन दो जितने भी ट्रेडिशनल क्या थे बच्चों? प्रीस्ट थे, मतलब ब्राह्मण्स थे, वो मीट नहीं खाया करते थे एंड जो लव था फिश के लिए इन बंगाल, उसकी वजह से एक रिलैक्सेशन मिल गया ऑफ दिस रूल। अगर हम 13वीं सेंचुरी की बात करें तो एक टेक्स्ट है जिसमें अलाउ हुए ब्राह्मण्स को इन बंगाल ताकि वो ईट कर पाए सर्टेन टाइप ऑफ फिश को एंड उसको अपनी डाइट का पार्ट भी बना पाए। दिस ओल्ड क्ले पिक्चर फ्रॉम अ टेम्पल which is Arambagh shows people clearing and getting fish ready to eat, which was a typical scene in many Bengali homes। अब बच्चों यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक ओल्ड क्ले पिक्चर है जो कि कहाँ की है? टेम्पल आरमबाग की है, जो कि शो करता है कि कैसे लोग क्या कर रहे हैं? क्लीन कर रहे हैं या फिर फिश को खा रहे हैं और उसको रेडी टू ईट कर रहे हैं, जो कि क्या है? एक टिपिकल सीन है जो कि आपको बहुत सारे बंगाली होम्स में देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने लेसन एको की। सो बच्चों लेसन एको में आज हमने कौन कौन से पॉइंट्स को कवर किया है? तो सबसे पहले हमने चेर किंगडम को देखा 9th सेंचुरी में केरला में एंड उसने यूज किया था मलयालम को अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में और ब्लेंड कर लिया था विद संस्कृत इन्फ्लुएंसेस, राइट। देन हमने देखा जगन्नाथ कल्ट इन पुरी, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं लोकल ट्राइबल ट्रेडिशंस जिन्होंने मर्ज किया विद द मेन स्ट्रीम हिंदू बिलीव्स एंड उन्होंने एम्फसाइज भी किया डीटी विष्णु को। देन हमने देखा राजपूताना, जिसको हम आज के टाइम पे राजस्थान के नाम से जानते हैं एंड इट इज हाईलाइटेड बाय द स्टोरीज ऑफ हीरोइज्म एंड ब्रेवरी अमंग द राजपूत फैमिलीज फ्रॉम द 8th सेंचुरी। फिर हमने देखा कि जो कथक डांस है वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स एंड इवॉल्व हुआ है अंडर मुगल पैट्रोनेज इनटू अ वेरी मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म। फिर हमने देखा कि जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया के, जैसे कि भरतनाट्यम है, कथकली है, ये रिक्वायर होती है इसमें इंटेंस ट्रेनिंग एंड अदर टू स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस रूल्स। फिर हमने देखा मिनिएचर पेंटिंग्स को जिसने फ्लरिश हुआ है ड्यूरिंग द मुगल एरा एंड लेटर हमने क्या देखा? रीजनल कोड्स देखे focusing on the detailed descriptions of court and mythological scenes। फिर हमने बंगाली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा जिसमें हमने देखा कि वो डेवलप हुई है थ्रू द इन्फ्लुएंसेस ऑफ संस्कृत, लोकल डायलेक्ट्स एंड पर्शियन ड्यूरिंग द डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स, राइट। सो ये सारे पॉइंट है हमारे लेसन एको के। सो बच्चों इसी के साथ हमारे चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।